जिनके डीएनए में डेमोक्रेसी है उनका प्रधानमंत्री। तो आज डीएनए में डेमोक्रेसी है कि नहीं, आज उसका लिटमस टेस्ट हो रहा है देश की राजधानी में। कि भैया नई शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है, हमें पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी, जनता की शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से ये चाह रही हो कि कहीं यही मतलब थक हार के या फिर ये लंबा खिंच जाए तो कहीं यही हट जाए। हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हम पे दमन किया जाए, हमारे सर फोड़े जाए, वाटर कैनन चलाया जाए। चाइना बंद कर सकता है ना कोचिंग इंडस्ट्री, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कोचिंग इंडस्ट्री की जरूरत उसी समाज में है जहाँ सरकारी शिक्षा को जानबूझकर तबाह किया जाए। हमारे सर्वेलेंस के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लगातार यहाँ पे कैमरास घूमते हैं। उनको शर्म नहीं आती हमारे मेहनत से खड़े किए हुए संसाधनों को बेचने में, तो जनता क्यों हिचकिचा रही है बुनियादी मांगों को उठाने में? तो जंतर मंतर पे अभी लाठी नहीं चल रही तो कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये तो सवाल बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। अरे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। कितना लंबा खींचोगे? लगातार बच्चे हॉस्पिटलाइज, जो स्टूडेंट्स या फिर जो लोग बैठे हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। तो भूख हड़ताल कब तक चलेगा? ये सवाल हमसे ज्यादा तो सरकार से है। देश की जनता को ही नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके से नीतिगत तौर पर ये सारी चीजें हुई हैं। अरे आप मंत्री अच्छा बिठा देंगे उससे क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेट अच्छा बिठा देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? जब नीति ही कह रही है निजीकरण करना है, नीति कह रही है स्कूल बंद करना, आप जेएनयू को हर गांव तक नहीं पहुंचाएंगे तो एक जेएनयू में पूरा देश पड़ जाएगा क्या? एक डीयू में पूरा देश पड़ जाएगा क्या? नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज भूख हड़ताल का 10वां दिन और आंदोलन का 18वां दिन है। ये बोलने में आसान नहीं लग रहा है, या इतना छोटा नंबर नहीं है जितना बोलना आसान है। मतलब आप देखिए, 10 दिन भूख हड़ताल को सोनम वांगचुक, उसके साथ साथ लगभग 20 लोग उनके साथ साथ भूख हड़ताल पर हैं, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही या फिर कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है कि वो आगे कौन सा स्टेप क्या लेने वाली है। कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि मानसून सेशन जो शुरू होने वाला है उसके दौरान या उससे पहले कोई फेरबदल हो, उसकी अटकलें हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। मेरे साथ में आयशा से अंजलि है, डीयू से। अंजलि, 10 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं, छोटी बात नहीं है। आपके साथी 6 साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे। अभी एक अपडेट भी है, दानिश नहीं है अभी। हाँ, दानिश की तबीयत बहुत ज़्यादा रूप से ख़राब हुई, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई। उनका ब्लड शुगर लेवल 46 पे आ गया और उनका वज़न 37 किलो हो गया। और लगातार हम लोगों ने कन्विंस करके ही उठाया, क्योंकि वो तो अडिग थी कि उनको ये भूख हड़ताल कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो ये बर्डन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रैदर बेयर करती हैं। जब वो किसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो देश की एक बड़ी आबादी उनसे ये उम्मीद करती है कि उनके सपनों की जो जिम्मेदारी है बचाने की, वो लड़ाई वो लड़े। और इसी को समझते हुए बैठी, हमने ही उनको कन्विंस किया, सबने कन्विंस किया, डॉक्टर ने कन्विंस किया, फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो उसके बावजूद आप देखेंगे 10वां दिन है, 5 लोग इधर डटे हुए हैं, 11-12 लोग हमारे पीछे जो देश के कोने कोने से आए हैं वो डटे हुए हैं। स्टेज पर सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं। और हिस्टोरिकली हम लोग देखते रहे हैं कि 10 दिन तक कोई आंदोलन खिंच जाए, खासकर जब ये फॉर्म की भूख हड़ताल आपने मजबूर किया कि लोग अपनी जान को ताक पर रखकर भूख हड़ताल पर बैठे। तो आज उस भूख हड़ताल का 10वां दिन है। तो ये बहुत मारक है इस आंदोलन के लिए कि अब आने वाले समय में क्या ये सरकार सुनती है, नहीं सुनती है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, जिस दिन से हम बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने का जब 18वां दिन है, कि ये लिटमस टेस्ट है। देश का प्रधानमंत्री बार बार कहता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े युवा देश का प्रधानमंत्री, जिनके डीएनए में डेमोक्रेसी है उनका प्रधानमंत्री। तो आज डीएनए में डेमोक्रेसी है कि नहीं, आज उसका लिटमस टेस्ट हो रहा है देश की राजधानी में। मतलब सरकार भी अपनी तरफ से ढील देके बैठी है अगर देखा जाए तो अभी तक। मतलब मैं बार बार ये सवाल आपसे भी पूछता रहा हूँ सभी से, क्योंकि कोई एक्शन ना लेना उनकी तरफ से, बिल्कुल शांति दिखना एक तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और आपकी तरफ से भी जो ये प्रोटेस्ट लगातार दिन प्रतिदिन और बड़ा होता जा रहा है, दिन निकलते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से ये चाह रही हो कि कहीं यही मतलब थक हार के या फिर ये लंबा खिंच जाए तो कहीं यही हट जाए? और आप लोग क्या चाह रहे हो कि मतलब कि ये प्रोटेस्ट और बड़ा बनाने के लिए पुलिस लाठी चार्ज करे, या वो कैसी, मतलब लोग ऐसी ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं कि ये भी चाह रहे हैं कि जल्दी से कोई पुलिस लाठी चार्ज करे तो प्रोटेस्ट भी बड़ा बने? प्रोटेस्ट बड़ा, लाठीचार्ज और वाटर कैनन से बन जाए, ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा आप कहिएगा कि अफसोस है कि देश में लगातार
एक 1.5 साल तक किसान बैठे रहे। आपने टीयर गैस से लेकर वाटर कैनन से लेकर उनके टायर्स को पंक्चर करने के लिए कीलों को लगा दिया रास्ते पर। आपने लगातार पुलिस दमन का, लाठियों का, गोलियों का इस्तेमाल करके 700 किसानों को शहादत की तरफ बढ़ा दिया, उनकी जान ले ली। इस देश में लगातार समान नागरिकता के लिए लड़ती हुई शाहीन बाग की महिलाओं को आपने बिकाऊ कहा। कोविड की आड़ में इतना व्यापक आंदोलन जो ये बात कह रहा था कि जात धर्म देखकर नागरिकता देना नहीं चलेगा, उस आंदोलन को आपने तोड़ा। आज वापस से आप ये कह रहे हैं कि जब शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना हो रहा है तो दो ही बात हो सकती है, या तो हम कहीं से बिक गए हैं, या तो हमको कहीं से फंडिंग आता है, चाइना पाकिस्तान के एजेंट है, किसी पार्टी ने यहाँ पे फंड कर दिया है, या तो हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हम पे दमन किया जाए, हमारे सर फोड़े जाए, वाटर कैनन चलाया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में आखिरकार वाटर कैनन, बंदूक, गोलियों की, लाठियों की जरूरत क्यों पड़ेगी जब शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के तर्ज पर एक आंदोलन चल रहा है जो बस ये बात कह रहा है कि लगातार 10 सालों में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या, 37 दिनों में 22 लोगों की जान ली। हम जब से बैठे हैं तब से महाराष्ट्र के टीईटी का पेपर लीक हो गया, जयपुर में पैरामेडिकल का पेपर लीक हो गया। लगातार जिस तरह से आज हालत बन पड़ी है, इस देश में री एग्जाम पे री एग्जाम होता है। सवाल तो यह है कि री एग्जाम क्यों? एक साल में एक पेपर लीक का मतलब 4-5 साल की तैयारी बर्बाद। लगातार जो कर्ज लेकर, उधार लेकर माँ बाप अपना सपना साधने के लिए जिन बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे घर से एक सरकारी नौकरी में लड़का जाएगा, बच्चा जाएगा, हमारी बेटी जाएगी तो आने वाले जीवन की दशा बदल जाएगी। हमारे घर से कोई इंजीनियर, मेडिकल कर लेगा, डॉक्टर बनेगा तो हमारा आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपने ये किया कि उन लोगों को जान लेने पर मजबूर किया। तो उसके लिए इंसाफ मांग रहे आंदोलन में, ये कह रहे आंदोलन में कि शिक्षा में निजीकरण नहीं चलेगा, मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, धांधलेबाजी नहीं चलेगी, और इन सब को करता हुआ जो आज सत्ता की कुर्सी पर विराजमान लोग हैं, भाजपा, आरएसएस और उनके द्वारा बैठाया गया जो शिक्षा मंत्री, उसको इस्तीफा देना होगा। तो आप किस चीज से डर रहे हैं एक शांतिपूर्ण आंदोलन से? आप यहाँ पे अगर घुमा के देखेंगे, हमारे सर्वेलेंस के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पे कैमरास घूमते हैं, ऑरेंज वेस्ट में पुलिस कर्मचारी घूमते हैं जो लगातार आपकी फोटो लेते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि अच्छा, सरकार के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपकी प्रोफाइलिंग शुरू हो गई है। हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ ना हो, पर ये डर बहुत है सर। ये डर इसलिए बहुत है क्योंकि एक देश में जहाँ पे बार बार ये एग्जाम्पल सेट किए गए कि जो लोग लड़ेंगे वो एंटी नेशनल हैं, वो अर्बन नक्सल हैं, आंदोलनजीवी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो आपने डर बनाने की पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार कर ली है। कल एनटीए के ऑफिस को घेरा गया, वहाँ पे तो लाठीचार्ज हुआ है, डिटेन किया गया है, डिटेन करके छोड़ा गया है, मतलब तो वो लगातार हो रहा है। इससे पहले 25 दिन पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे थे, हमको डिटेन करके बर्बरतापूर्ण तरीके से पीट कर पुलिस के अपने डिटेंशन वैन्स में भरकर कंजावला छोड़ दिया। जंतर मंतर पे सेफ हुआ। सेफ की बात नहीं है, जंतर मंतर पे कब सेफ रहे? जंतर मंतर पे तो पहलवान लड़ते रहे, उनको पुलिस ने लाठियों से लगातार बुरी तरह से डिसरिस्पेक्टफुली बसों में भर कर डिटेन करके उठाया। तो जंतर मंतर पे अभी लाठी नहीं चल रही तो कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये तो सवाल बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। क्यों लाठी चलना ही नॉर्म बनेगा एक देश में? क्यों हर तरह से वाटर कैनन नहीं चला तो ये लोग ज़रूर सरकार से मिले हुए हैं? ये षड्यंत्र नहीं है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत मामूली घरों से आ रहे लोग हैं जो जानते हैं कि पूरे खानदान, समाज, गांव देहात से जो वो पहले लोग हैं जो शायद किसी बड़े महानगर में आकर पढ़ पा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कंधों पे ये सपना लेकर आते हैं कि बेहतर कल होगा। वो एक व्यक्ति जो किसी गांव से आता है वो जानता है कि वो आएगा तो उसके पीछे बहुत सारे लोग आ पाएंगे, इसलिए भी लड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे पेरेंट्स की इतनी संख्या दिखेगी जो लगातार जंतर मंतर पे आते हैं ताकि वो इस लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करें कि उनके आने वाले बच्चों की जो भविष्य है उसको बेचा ना जाए। अभी भूख हड़ताल के कारण कितना लंबा खींचोगे? लगातार बच्चे हॉस्पिटलाइज, जो स्टूडेंट्स या फिर जो लोग बैठे हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे होंगे, तो मतलब कितना लंबा खींचोगे? क्या आप प्लानिंग है इसकी? क्योंकि अगर सरकार अब अगले 10 दिन और जवाब नहीं देगी तो ये तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाएगी। सर, भूख हड़ताल एक जरिया है ये बोलने का कि आपने सब कुछ छीन लिया। अब हमने अपने शरीर को भी फ्रंट लाइन पर रख दिया ये कहते हुए कि आपने ऑलरेडी इतनी जानें ली, आपने लगातार मुनाफाखोरी के मॉडल को इंस्टॉल किया। अब आपको फर्क पड़ता है या नहीं, ये खाली शासक वर्ग से कोई संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं है। ये बात है कि जिन लोगों को उम्मीद है हमारी लड़ाई से, जो लोग आकर लगातार समर्थन कर रहे हैं, ये प्रेशर बनाने के लिए और खासकर ये बोलने के लिए कि जान भी लेनी है तो ले लो, इस लड़ाई को तो हम एक इंसाफ
इंसाफ के गुजारिश तक, जहाँ तक इंसाफ मिले वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे। तो भूख हड़ताल कब तक चलेगा, ये सवाल हमसे ज़्यादा तो सरकार से है। हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई लड़ते हुए जितना और लड़ना पड़ेगा, जितना और इसको आगे ले जाना होगा, इसको तेज़ करना होगा, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि यहीं पे जंतर मंतर से हम लोग लगातार अलग अलग स्टूडेंट एरियाज जहाँ पर एस्पिरेंट्स रहते हैं, मुखर्जी नगर हो, ओल्ड राजेंद्र नगर हो, वहाँ पे जाकर भी सभाएं कर रहे हैं। आगे भी हम यही सोच रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर पहले भी रैली हुई, पब्लिक मीटिंग हुई, उसके बाद ये आंदोलन 20 तारीख को यहाँ पे शुरू हुआ, वो वापस से किया जाए। यही बात है कि आप इसको और बड़ा बनाने के लिए लगातार इसके पैरेलल दूसरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसको तेज करना है, क्योंकि ये सवाल जब जंतर मंतर पर लोग कायम है तो बिहार में TRE 4 में हुए धांधली के लिए भी छात्र लामबंद है। अब देखिए कि लेखपाल की परीक्षा यूपी में लीक हो जाती है, लगातार छात्र वहाँ पे लड़ रहे हैं। आपको महाराष्ट्र से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, बंगाल से लेकर केरल, हर जगह के छात्र यहाँ पे दिख जाएंगे। जो पीछे 12 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो एस्पिरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग फ्रंट पे लड़ रहे लोग हैं। तो यहाँ पे इस लड़ाई में सबका साझा एकजुटता है, इसीलिए इसको वापस, क्योंकि देश भर का मुद्दा है, हम देश के अलग अलग राज्य में ले जाएंगे। ये दिन प्रतिदिन नंबर एक प्लस हो जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान को माइनस करने के लिए, बट वो माइनस नहीं हो रहे हैं, बट नंबर प्लस होता जा रहा है। जी ऐसा नहीं है, उनके अंदर, सरकार के अंदर, शिक्षा मंत्रालय के अंदर किस तरीके की दहशत है, ये उनके जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, उनके वक्तव्य से साफ जाहिर हो रहा है। कभी दहशतगर्द बुला रहे हैं, कभी वायरस बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं निपट लेंगे, तो निपटेंगे तो उसी से जिससे दहशत हो रही है इनको, कि इनके अच्छे दिनों की दुकान में जो सेंध इनके प्रबंध में डालने के लिए छात्र और युवा ज़मीनी स्तर से एक चिंगारी पैदा कर रहे हैं, एक संभावना पैदा कर रहे हैं, उसकी दहशत इन्हें महसूस हो रही है। आज यहाँ से अभी तक हमारी सरकार से संबोधन था कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, आप बर्खास्तगी कर दीजिए, इससे पहले कि जनता आपकी बर्खास्तगी का रास्ता तैयार करने लग जाए। तो अब हमारा संबोधन जो है वो जनता से है कि क्योंकि अब ये केवल नीट पेपर लीक, NTA स्कैम्स का विरोध प्रदर्शन तो रहा नहीं, ये बन चुका है एक जन आंदोलन कि भैया आपने एक तरफ तो शिक्षा लीक हो रही, मतलब एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, दूसरी तरफ भयंकर तौर पर शिक्षा लीक हो रही है छात्रों की अधिकार क्षेत्र से ही। तो यहाँ से अब सीधे सीधे हमारी मांगों पर ये बात हो रही है, बर्खास्तगी तो मांग है ही बहुत ज़रूरी, NTA डिसबैंड हो ही हो, पर साथ साथ यहाँ से हमने 23 पॉइंट एक चार्जशीट यहाँ से दाखिल करी है PMO ऑफिस में कि जो जो सिद्ध प्रमाण हैं शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ, उनके स्कैम्स के, पेपर लीक्स के और पूरा कच्चा चिट्टा जो उन्होंने धोखा दिया देश के छात्रों और युवाओं को, वो उसके अलावा हमने यहाँ से जंतर मंतर डिक्लेरेशन निकाला है 40 मांगों का, 40 पॉइंटर्स का, कि ये मांगे पूर्ण तरीके से शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव के लिए लाई जानी चाहिए। वो चीज़ें ये हैं कि भैया आप समान शिक्षा लागू कीजिए। आप शिक्षा मंत्री जी का बच्चा जाता रहे फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट, और देश का गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल भी ना पहुँच पाए, क्योंकि आपने 10 साल में, सॉरी 1 साल में 1 लाख के 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ बर्बाद कर दी हैं, आपने फंड की जगह, UGC से फंड की जगह आपने लोन को सैंक्शन कर दिया है। तो नई शिक्षा नीति से आपने साफ तौर पर घटिया, बची कुची सरकारी शिक्षा का घटियाकरण, निजीकरण, बाजारीकरण का रास्ता तो साफ कर ही दिया था। तो जनता से ये अपील है कि हमें दबाव डालना है व्यवस्थागत परिवर्तन का इस तौर पर कि भैया नई शिक्षा नीति की ज़रूरत नहीं है, हमें पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी, जनता की शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है कि देखिए नेताजी का बच्चा, अंबानी, अडानी और सबके बच्चों को आप समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था KG से PG तक दिलाइए। उसके अलावा आप नीट पेपर लीक की समस्या केवल पेपर लीक से तो सुधरने वाली नहीं है। आप क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज नए खोलते? आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नए कॉलेजेस खोलिए। DU और JNU और IIM केवल राजधानियों में और दिल्ली में क्यों रहें? आप पहुँचाइए हर स्टेट यूनिवर्सिटी तक। DU, JNU, IIM, एम्स खोलिए सब जगह, और स्टूडेंट्स एनरोल होंगे। सबके बच्चों को डॉक्टर बनने का, प्रोफेसर बनने का, इंजीनियर बनने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब तो बना पाएंगे विश्वगुरु अपने सपनों का भारत, वरना तो आप इसी तरीके से दहशतगर्दी दिखाते रहेंगे, डकैती डालते रहेंगे इस देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य पर। तो भेजिए, आप सुनिश्चित करिए कि देश के हर राज्य में स्कूल नए खोले जाएं, सरकारी स्कूल नए खोले जाएं, कोचिंग सेंटर पर आप लगाम कसिए। चाइना बंद कर सकता है ना कोचिंग इंडस्ट्री, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कोचिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत उसी समाज में है जहाँ सरकारी शिक्षा को जानबूझकर तबाह किया जाए कि गरीब का बच्चा या जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो पिसता रहे, पिछड़ता रहे, बिछड़ता रहे, बीमारी, बदहाली, अशिक्षा, बेरोजगारी के कुचक्र में फंसा रहे, सरकार को कभी कटघरे में खड़ा करे नहीं, तंत्र को खड़ा करे नहीं, और बस पिसता रहे, पिछड़ता रहे। इस कुचक्र को हमें तोड़ने की ज़रूरत है, इस पैटर्न को हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें मांगना पड़ेगा भाई, हम केवल
छोटी मोटी मांगों से अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। तो हमें बुनियादी परिवर्तन के लिए इन मांगों के साथ आप जहां पर भी हैं इस जन आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर उतरकर इन मांगों के साथ मजबूत करने की ज़रूरत का है। यही कहना है कि इस आंदोलन में जो मुख्य मांग है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लेके आने के लिए ज़रूरी हैं, और वो मांग के लिए आपने जो 40 चीज़ें हैं जो बुनियादी सुधार होने चाहिए वो आपने पीएमओ में भेजा है। अब सरकार तो एक मांग नहीं मानने पर ही अड़ी खड़ी है, बाकी मांगों के बारे में तो हम बाद में सोचेगी या बाद में सोचेंगे, बट आप साथ साथ पैरेलल उनको उठा रहे हो। अब 10 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं, लगातार जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, मतलब हर रोज़ एम्बुलेंस 1 या 2 दिन में मतलब हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और ये नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो होता रहेगा। कितने दिन तक खींचोगे अगर सरकार को जवाब नहीं देगी तो? अगर भूख हड़ताल चलती रही ऐसे तो फिर तो सिचुएशन क्रिटिकल होगी। देखिए, हम भगत सिंह की विरासत वाले लोग हैं। भगत सिंह ने तो जेल में भूख हड़ताल करी थी। आज के समय में देखिए, करो या मरो का वक्त आ चुका है। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं आपके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, कहीं से मसीहा आएगा, कोई रॉबिन हुड आएगा, या फिर सरकार अरे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। पेपर लीक के पहले से ही सरकार दर सरकार अलग अलग शिक्षा नीतियों ने व्यवस्थागत तौर पर मतलब एक के बाद एक बची कुची सरकारी शिक्षा को बेचने का काम किया है। जब तक इस देश में शिक्षा व्यापार और बाजार के हवाले छोड़ी जाती रहेगी तब तक इस देश में शिक्षा अधिकार के क्षेत्र में आने वाली है ही नहीं। तो इसीलिए इस देश में लास्ट 1 in line तक शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार पहुंचे, उसका संघर्ष बहुत लंबा है। सावित्रीबाई फुले कब के समय से आज तक संघर्ष चल रहा है। ये आंदोलन उस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इस कड़ी में इसका सक्सेस तभी होगा जब हम इन मांगों को शामिल करें। अभी ये जो संघर्ष शुरू हो चुका है इसमें अब मंजिल पर ही डेरा डाला जाएगा। मंजिल वो होगी कि समान शिक्षा आखिरी तक पहुंचे। नेताजी का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सब समान स्कूल में जाएं। अधिकार जब तक समान नहीं होगा, अवसर समान नहीं होंगे, सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा। तो मतलब देखिए, उनको शर्म नहीं आती हमारे मेहनत से खड़े किए हुए संसाधनों को बेचने में। तो जनता क्यों हिचकिचा रही है बुनियादी मांगों को उठाने में? आपको ज़मीनी स्तर पर इन मांगों को सिर्फ उठाना नहीं पड़ेगा, जन आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने कंधों पर लेना पड़ेगा जन आंदोलन की जिम्मेदारी को, तभी हमारी असल मायनों में जीत संभव है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बार बार हर कोई बात करता है। अब सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, अब उसको धीरे धीरे ग्राउंड पे भी लेके आया जा रहा है, तो आपको वो सूटेबल क्यों नहीं है हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए? अब ये सवाल भी उठता है, या उठना चाहिए या पूछना चाहिए, क्यों लगता है ऐसे? देखिए, हमारे देश में पहले से भी एक सो कॉल्ड राइट टू एजुकेशन जो 60 साल के बाद 47 के 60 साल के बाद आता है, वो केवल 8वीं तक था। मेरी माँ न जाने कितने लोगों की माएँ नहीं पढ़ पाई जिसके कारण, और आया भी तो केवल 8वीं तक। तो यानी कि किसी तरह 8वीं तक अगर पढ़ भी लिया तो उसके बाद आपकी शिक्षा से 13वीं हो रही है। हमने यहाँ पर 13वें दिन मरी हुई शिक्षा व्यवस्था का 13वीं शव यात्रा निकाली, इस तौर पर कि 8वीं के बाद इस देश के बहुसंख्यक छात्र और युवा की शिक्षा से 13वीं हो रही है, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। तो नई शिक्षा नीति 2020 ने साफ रास्ता तय कर दिया कि अपने NIOS तो पहले से था, अपने स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल दिए। आप कह रहे हैं कि खराब स्कूलों को सुधारा नहीं जाएगा। जिन गाँवों में 200 किलोमीटर के दायरे में केवल आंगनवाड़ी है, स्कूल नहीं है, वहाँ नया स्कूल नहीं खोला जाएगा। आप कई गाँवों के लिए एक स्कूल खोलेंगे, वहीं पर एंट्रेंस होगा, मेरिट है तुम्हारी तो पहुँच जाना 6 महीने में एक बार एग्जाम देने। अरे गरीब के बच्चे को रेगुलर स्कूल की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है बेहतर से बेहतर, जो राजधानी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उस लेवल के स्कूलों की ज़रूरत है। और मतलब वो तो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकता, अंबानी इंटरनेशनल स्कूल नहीं जाएगा वो। तो हम ये कह रहे हैं दोहरी शिक्षा व्यवस्था क्यों है भाई, इसको खत्म कीजिए। तो नई शिक्षा नीति ने साफ तौर पर पहले बात तो ये किया कि ऑलरेडी जो ओपन में ढकेले जा रहे थे 12वीं के बाद, उनको स्कूल के लेवल पर ही पुरजोर तरीके से ढकेल दिया। आपने ग्रांट खत्म कर दी, UGC से अब ग्रांट नहीं मिलती है, अब लोन लेना पड़ता है हेफा से, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। नतीजा ये है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की पौने 2 लाख रुपए ऑटोनॉमस कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लॉ के कोर्सेज की DU में 2.25 लाख रुपए साल की फीस है। कौन बच्चा जो एंट्रेंस आम परिवार से आके क्लियर भी कर ले तो कौन निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से दे देगा 2.25 लाख रुपए फीस, और रहना खाना अलग से नहीं दे पाएगा। तो आपने बची कुची सरकारी शिक्षा का जो आपने नाश कर दिया है नई शिक्षा नीति 2020 ने, उस पर आपको पता भी नहीं कि ये हो गया है। सबसे बड़ी बदहाली की बात यह है, सरकार को पता है, जनता को नहीं पता है कि ये हुआ है।
जनता को ये नहीं पता है कि हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट मोड है। प्राइवेट मोड समझ रहे हैं आप? ओपन, SOL, DU का SOL प्राइवेट है। मतलब आपका बच्चा सरकारी में 12वीं तक पढ़ा, आपने 16-16 घंटे इस अर्थव्यवस्था को अपनी मेहनत दी, आपने उसको खड़ा किया इस देश की अर्थव्यवस्था को, जिसमें कि आपको मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। 12-15 हज़ार, 20 हज़ार इस व्यवस्था में अगर 30 हज़ार भी मिल रहा है न्यूनतम से नीचे कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है? आपके बच्चे को खराब सरकारी में ढकेला जा रहा है और सरकारी से प्राइवेट यानी SOL में ढकेल दिया जा रहा है। एक बार ओपन में चले गए, सस्ते मजदूर जिंदगी भर के लिए आप बन गए। सीधी सीधी बात है ये। तो वो ये देश की जनता को ही नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके से नीतिगत तौर पर ये सारी चीजें हुई हैं। अरे आप मंत्री अच्छा बिठा देंगे उससे क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेट अच्छा बिठा देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? जब नीति ही कह रही है निजीकरण करना है, नीति कह रही है स्कूल बंद करने, नीति कह रही है कि अब लोन लेना है, तो साफ सीधी बात है कि सरकारी विश्वविद्यालय में फीस बहुत बहुत बढ़ेगी। आप नहीं भेज पाएंगे अपने बच्चों को एमिटी। आप अपने बच्चों को अरे गलगोटिया भी भेज देंगे अगर किसी तरह लोन लेके, तो क्या हो जाएगा? कल को तो वो चीन का ही कुत्ता लगा के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती ही कराएंगे ना। तो भाई इस बात को समझिए, समझना पड़ेगा कि क्यों ये धोखाधड़ी केवल पेपर लीक के जरिए नहीं हो रही है। ये नीति दर नीति किस तरीके से जनता के द्वारा खड़े किए गए संसाधनों को बेच दिया गया है, कॉर्पोरेट का, कंपनियों का पिछलग्गू बना दिया है आपने। साइंस को, इनोवेशन को, शिक्षा को, वो पिछलग्गू बनाने से हमें रोकना है। मतलब आपका ये कहना है कि जो नीतियाँ आ रही हैं जनता को इनके बारे में अच्छे से कुछ भी नहीं पता है कि जिस तरीके से सरकार इन नीतियों को अप्लाई कर रही है अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग चीज़ों में, और उसकी वजह से इनका पुरजोर तरीके से विरोध भी नहीं हो पा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने, तंत्र ने हमें बीमारी, अशिक्षा, बदहाली और बेरोजगारी के कुचक्र में ऐसा जकड़ा हुआ है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब कौन सी नीति आई और उसने हमें 100 कदम और पीछे ढकेल दिया। तो वो संज्ञान हम कब लेंगे? और संज्ञान लेने के साथ साथ ये विरोध प्रदर्शन नई शिक्षा नीति 2020 आई थी तब भी हो रहा था। ये लंबा आंदोलन इस देश में लंबे समय से चलता आ रहा है कि भैया आखिरी जो है गैर बराबरी की सीढ़ी में सबसे आखिरी पायदान तक, उसकी जब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी आप अपने प्रिविलेज पोजीशन में बने रहेंगे। अरे आपका स्टीफेंस कॉलेज आपसे कभी भी छीन लिया जाएगा। आप सोच रहे हैं बड़ी मेहनत कर लीजिए, फल की इच्छा मत करिए, आप अपने बच्चों को किसी तरह स्टीफेंस पहुंचा दीजिए। अरे स्टीफेंस को जब तक हर गाँव तक नहीं पहुंचाएंगे आपका स्टीफेंस आपसे कभी भी छीन जाएगा। आप JNU को हर गाँव तक नहीं पहुंचाएंगे तो एक JNU में पूरा देश पड़ जाएगा क्या? एक DU में पूरा देश पड़ जाएगा क्या? तो DU, JNU, एम्स, IIM, IIT इनको हर राज्य, हर गांव तक पहुंचाइए। क्यों नहीं हायर एजुकेशन में आप नए कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे हैं उस स्तर के? आप कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप मतलब पूरी तरीके से देखिए, यही बातें हम कह रहे हैं कि व्यवस्थागत तौर पर, बुनियादी तौर पर बची कुछ सरकारी शिक्षा का जो निजीकरण, घटियाकरण और बाजारीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ सब तक समान शिक्षा पहुंचे, नेता से लेके चपरासी के बच्चे तक, मंत्री से लेकर संतरी के बच्चे तक, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, सबके बच्चे तक, सबसे गरीब बच्चे और बहन तक, तभी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद आपका। तो हमारी अभी तक जो चर्चा हुई उसमें ये कि जो सरकारें नीतियां लेके आ रही है उन नीतियों के बारे में लोगों तक वो नीतियां उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, या फिर लोगों को वो समझ में नहीं है कि वो उनका पुरजोर तरीके से अगर विरोध भी करना चाहें तो पहले नीतियां पता होना ज़रूरी है ना। तो अभी हमारी मुदिता से बात हो रही थी तो उन्होंने इसी के ऊपर जोर दिया और समझाने की कोशिश की। नमस्कार, द स्वतंत्र देख रहे हैं आप, कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं मनीष कुमार।